नमस्कार साथियों, मैं शफी मोहम्मद सैफ़ी एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। जैसा आप सभी को मालूम है, चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं। चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। अब सभी पार्टियां प्रचार प्रसार कर रही हैं। हालांकि इस बार प्रचार और प्रसार का तरीका भी बदल गया है, क्योंकि पाबंदियां लगी हैं कोरोना की वजह से। तो हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के ज़िलाध्यक्ष हैं लक्ष्मी सिंह जी, जो काफ़ी पुराने समय से ज़िलाध्यक्ष हैं। बात करेंगे गौतम बुद्ध नगर ज़िला, जो बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो हैं, मायावती जी का ज़िला है। पहले यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की ही सीट दिखाई देती थी, आसपास भी, सिकंदराबाद में भी, आसपास के ज़िलों में। लेकिन बीच में स्थितियाँ बदली। फ़िलहाल स्थितियाँ वो नहीं हैं। अब हम इनसे बात करेंगे कि चुनाव में उनकी स्थिति इस वक्त क्या है और मुकाबला किससे है। गौतम बुद्ध नगर की तीनों सीटों पर क्या समीकरण है और किस तरह मुकाबला कर पाएंगे वो जेवर पर और प्रत्याशियों का। धीरेन्द्र सिंह है, अवतार सिंह भड़ाना है, दादरी में तेजपाल नागर हैं और राजकुमार भाटी जी का भी अभी घोषित हुआ है। नोएडा में भी इसी तरह है। बात करेंगे जिलाध्यक्ष लक्ष्मी सिंह जी से। स्वागत है लक्ष्मी सिंह जी हमारे एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका। धन्यवाद सैफी साहब, आपका एनसीआर न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आज की मकर संक्रांति की पहले तो देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को बधाई दूंगा। दूसरा, मैं कल हमारी आदरणीय नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है और उस जन्मदिन के लिए मैं अपनी नेता, अपनी आदर्श, हम सब की नेता और हम सब की आदर्श, मैं अपनी नेता को बहुत बहुत बधाई और ऐसी शुभकामना करता हूं कि बहन जी जिए हज़ारों साल, साल के दिन हों 50,000। और आने वाली जो 2022 है, जो 10 मार्च है, 10 मार्च में माननीय बहन जी इस सूबे की 5वीं बार मुख्यमंत्री बने, ऐसी शुभकामना जन्मदिन की देते हुए। रही बात जो इस समय इलेक्शन का दौर है, चुनाव आयोग ने डेटें डिक्लेयर कर दी हैं। अब इसमें जो आप पूछ रहे थे कि जी नोएडा पर, दादरी पर, जेवर पर हमारा या सिकंदराबाद पर हम लोग दिखाई देते थे, बीएसपी दिखाई देती थी। समय के अनुसार कुछ चीज़ें बदली हैं और जब बदली हैं, जब बदलता प्रवेश होता है तो उसमें कुछ परिवर्तन आते हैं। लेकिन हम लोग पहले भी मजबूत थे और अभी भी मजबूत हैं। दूसरे लोग जैसे जैसे ख़त्म होते हैं वैसे वैसे तीसरे लोग बढ़ जाते हैं। यानी मेरा मतलब इस बात से है कि मान लीजिए जब सपा की गवर्नमेंट बनी थी तो बीजेपी ख़त्म हो रही थी, हम अपने वोट पर एज इट इज़ बरकरार थे। और जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी तो सपा का, कांग्रेस का और राष्ट्रीय लोकदल का, इनका वोट बैंक ख़त्म हुआ। वो उसने कांग्रेस बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ तो उसने बीजेपी की वोट सरकार बना दी, विधायक उनके जिता दिए। लेकिन हमारा वोट एज इट इज़ ज्यों का त्यों है। और हम इस बार 2022 में ये जो इलेक्शन हो रहा है, जो 10 तारीख को मतगणना होगी, 10 मार्च को, और 10 फरवरी को जो वोटिंग होगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि हम जो आसपास की सीटें और ये जो सीटें हैं, हम इन पर अब विजयी हासिल करेंगे। और इन पर हम निश्चित तौर पर जो हमारा कोर वोट है, कोर वोट हमारा बिल्कुल जमा हुआ है। और आपको मैं बता दूं, आपने कहा था कि ऐसी क्या बात रही उसमें। देखिए 2017 में जब बीएसपी इलेक्शन लड़ी थी, उससे पहले 2012 में, 2007 में जेवर सीट बीएसपी के पास थी। जब 2007 में और 12 में समाजवादी इलेक्शन लड़ती थी वहाँ जेवर पर, तो नरेंद्र भाटियार, विजेंद्र भाटियार के परिवार से कोई भी लड़ता था तो वोट आती थी 38,000, 42,000। और 2017 में जब नरेंद्र नागर इलेक्शन लड़े तो वोट आई 12,000 समाजवादी की। जो समाजवादी का वोट बैंक था 24,000, वो कहाँ गया? जबकि गठबंधन था किसका? कांग्रेस का, लोकदल का, समाजवादी का। इनके गठबंधन के बावजूद वोट आई 12,000। वो वोट बैंक शिफ्ट कहाँ हुआ? वो वोट बैंक शिफ्ट हुआ बीजेपी पर। और हमारी वोट 2017 में जो हम 12 में 67,000 लेकर के 13,500, 14,000 से जीत गए थे। 67,000 ले जाने के बावजूद हम 2017 में उसी विधानसभा पे जेवर पर 88,000 वोट पाते हैं।
88,000 वोट पाने के बावजूद हार जाते हैं। तो ये जो गैप है ये आपको समझना पड़ेगा। ये जो गैप था ये समाजवादी का जो वोट बैंक था समाजवादी कांग्रेस का, वही बीजेपी पे शिफ्ट हुआ था। और जो प्रत्याशी अब समाजवादी और वो लड़ाना चाहती है वो केवल वही काम करने का काम करेगा। हमारे जिताने के लिए वो कैंडिडेट आया और हमको जिताने का काम करेगा। अच्छा, लक्ष्मी जी नोएडा से कृपाराम जी, दादरी से मनवीर जी और यहाँ से जेवर से नरेंद्र डाड़ा जो युवा हैं जी, वो आपने प्रत्याशी घोषित कर रखे हैं। लेकिन जेवर सीट वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है। जेवर एयरपोर्ट हमने बनाया और फिल्म सिटी हमने बनाई। इसके अलावा एक धनबली प्रत्याशी जिसकी चर्चा है अवतार सिंह भड़ाना, वो भी जेवर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप किस तरह पार पाएंगे उनसे, किस तरह मुकाबला कर पाएंगे? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, बहुत अच्छा आपने पूछा है। देखिए, रही बात जेवर की, पहले मैं जेवर को क्लियर कर दूं कि जेवर एयरपोर्ट की जहाँ तक सवाल है, और जेवर एयरपोर्ट के लिए जो पीठ थपथपा रहे हैं वो गलत पीठ थपथपा रहे हैं, चूँकि उनको आदत पड़ गई है कि उनको आदत पड़ी हुई है कि करते धरते कुछ नहीं है। वो वाली बात है कि थोथा चना बाजे घना वाला, उनका हाल वो वाला है। उन्होंने अगर करा होता, अगर तो बहुत कुछ कर लिए होते। उन्होंने पूरे 5 साल में कुछ नहीं करा। जब पूरी 5 साल ख़त्म हो रही हैं तब एयरपोर्ट का झुंझुना की जो बात कर रहे हैं वो माननीय बहन जी ने, जब 2007 से 12 सरकार चल रही थी तो ज़मीन का नोटिफिकेशन तभी कर दिया था और प्रस्ताव कर करके भेज दिया था केंद्र को। अगर उस समय की तत्काल सरकार ने, केंद्र सरकार ने उस प्रस्ताव पर काम करा होता तो आज यहाँ जहाज़ उड़ रहे होते। इनसे पहले आज जहाज़ उड़ रहे होते बड़ी तेज़ी के साथ, लेकिन उस समय की तत्काल सरकार ने नहीं किया। इन्होंने भी अगर करा होता ये काम, अगर जनता को इसका लाभ दिया होता तो यहाँ से पिछले 5 साल से अब तक जहाज़ उड़ रहे होते। लेकिन इनकी मंशा काम करना नहीं है, इनकी मंशा है लोगों का बेवकूफ़ बनाना, लॉलीपॉप देना, जैसे कि 15 लाख आप लोगों को दे दिए, समझ रहे हैं, फिर स्मार्ट सिटी बना दिए, बुलेट ट्रेन चला दी। ये जो लॉलीपॉप है ये काम उनका है, वही काम वो कर रहे हैं और इसको अब जनता चलने नहीं देगी। और रही बात धनबली जो आए हैं, वो धनबली ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो जिस समाज से वो आए हैं वो पूरा समाज धनबली है अपने में, वो कमज़ोर नहीं है। जिस धनबली की बात कर रहे हैं आप, वो उससे कहीं ज़्यादा वाले भी हैं, कहीं अपनी हैसियत बढ़िया वर्चस्व रखते हैं, लेकिन उनका एक फेलियर भी है। ये आपने अभी नहीं पूछा, उनसे पूछना कि जब वो मिले आपसे कि जहां आप एक बार लड़ते लेते हो वहां दोबारा क्यों नहीं लड़ते, इस बात को बताएं वो क्यों। क्योंकि उनकी आदत में केवल वो धनबल की चकचौंध दिखा करके केवल वोट हासिल करके एक बार विधायक बनना है। उन्हें पता है कि दूसरी बार यहाँ लड़े तो जमानत जब्त हो जाएगी, इसलिए वो वहाँ पर कभी इलेक्शन नहीं लड़ते। उनका इतिहास है, ये उठाकर चेक करना आप भी। तो इसलिए वो जो यहाँ आए हैं, यहाँ के लोग जो हैं उनसे डरने वाले या उनसे कमज़ोर नहीं है कि वो चकाचौंध दिखा करके वोट हासिल कर लेंगे, विधायक बन जाएंगे। वो केवल वोट काटा का काम करने के लिए आए हैं, वोट काटा का, और वो वोट काटा ही रहेंगे। बीएसपी यहाँ पर विजयी होगी। आपका कहना है कि गौतम बुद्ध नगर की तीनों सीटों पर बहुजन समाज पार्टी विजय प्राप्त करेगी। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण जेवर का दिया है 2017 का, सेम कंडीशन दादरी पे थी, उसका भी आप रीड कर लेना। जो वोट शिफ्ट होता है वो कांग्रेस, समाजवादी या लोकदल का शिफ्ट हो रहा है बीजेपी पर। हमारा वोट बैंक शिफ्ट नहीं हो रहा। जैसे अभी मैंने बताया 17 में हम 88,000 ले लेते हैं, यानी 67,000 पर 14,000 से जीत जाते हैं और 88,000 लेकर के हम हार जाते हैं। वो वोट किसका गया? वो वोट इन्हीं का तो शिफ्ट हो रहा है वहाँ। तो जो नुकसान है, नुकसान जो है वो ये इनको अपना है। लेकिन जिन धनबली की बात कर रहे थे वो धनबली केवल हमारे लिए एक सौगात के रूप में साबित होंगे। हमको अच्छा यहाँ पर अच्छे मार्जिन के साथ विधायक बना के जाएंगे। नरेंद्र भाटी जी इस बार बड़े अच्छे वोटों के साथ जेवर से विधायक बनेंगे और उनको अपनी जो स्थिति है सही स्थिति का आकलन भी इस बार हो जाएगा कि वो आगे से कहीं इलेक्शन लड़ने लायक भी नहीं रहेंगे इस पोजीशन में। अच्छा, मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? आप एक पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। मतदाताओं से मेरा नम्र निवेदन ये है कि मतदाता इस बात को बहुत अच्छी तरह एग्जामिन कर लें, जान लें, समझ लें, सोच लें, सोच समझ करके वोट करें। क्योंकि जिस पार्टी ने इस क्षेत्र को विकास दिया है, इस क्षेत्र में एयरपोर्ट की बात करी थी, शुरुआत बहन जी ने एयरपोर्ट की करी थी, इस क्षेत्र में गाँव में रोड, सीसी,
सीसी रोड बना करके विकास करा, सामुदायिक केंद्र दिए गाँवों में कभी सफाई की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। पहली बार माननीय बहन जी ने 7 से 12 की सरकार में गाँव में सीफर लगा करके, सफाई कर्मचारियों को लगा करके सफाई का काम किया। ऐसी सरकार को, ऐसी माननीय नेता बहन कुमारी मायावती जी को और उनके विकास को और उनके लॉ एंड ऑर्डर को, जो उनकी कानून व्यवस्था है, बहन बेटी हमारी सुरक्षित कहीं भी जा सकती हैं किसी भी समय, तो ऐसी नेता के नेतृत्व में उन लोगों को सोचना चाहिए और उनके हक में वोट करना चाहिए, उनके कैंडिडेट को वोट करना चाहिए। और वो इस बात का भी ध्यान रखें, मेरा गरीब लोगों से, मज़दूर लोगों से, सभी समाज के लोगों से ये अनुरोध है जो मज़दूर किस्म के, अभी जो पिछली बार कोविड हुआ था उसमें सब लोगों ने देखा है कि मज़दूरों के साथ क्या दुर्दशा सरकार ने की थी। वैसे तो फ्लाइट दुनिया भरे के फ्री चला देते हैं, मज़दूरों का हसर इन्होंने कितना बुरा करा। मज़दूरों के लिए ना गाड़ी उपलब्ध करा रहे हैं, ना ट्रेन चला रहे हैं, ना बसें चला रहे हैं। बाकी वैसे बसें चला दे रहे हैं, बाकी ट्रेनें चला दे रहे हैं सबके लिए, उन औरों के लिए जहाज़ भी चला रहे हैं। लेकिन उन गरीब आदमियों के लिए इन्होंने, जो मज़दूर हैं उनका बेचारा, उनका क्या कसूर था? उनको टाइम दे सकते थे ये कि 15 दिन में सब लोग अपने अपने स्थान पर चले जाएं, अपने अपने गांव चले जाएं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करा। वो इसलिए नहीं करा चूँकि इनकी मंशा गरीब और जो मज़दूर है, जो गरीब किसान हैं, छोटे किसान हैं, गरीब आदमी हैं, उनसे इनको कोई सरोकार नहीं है, ना उनसे कोई लेना देना है इनका। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत बहुत सैफी साहब।